हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम जुलाई 5 से लेके जुलाई 11 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहाँ पे उनके डिटेल्स भी होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एपीएससी हो या फिर किसी भी स्टेट के जो सिविल सर्विस एग्जाम्स हो या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स इतनी इजीली उपलब्ध नहीं होती है, अनलाइक जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के हिसाब से। तो ये हमारी एक अनोखी इनिशिएटिव है जिसके हिसाब से हम आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ हम लोग उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जो इंफॉर्मेशन हो या फिर डायनेमिक इंफॉर्मेशन साथ ही डिस्कस करते, तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो 6 जुलाई 2020 आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्होंने अनाउंस किया कि दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको नेशनल पार्क, जो है नेशनल पार्क तक इसकी जो अपग्रेडेशन की जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने जितने भी जो अथॉरिटीज थे उनको डायरेक्शन दिया है कि जो भी इंपॉर्टेंट काम है उसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे। तो देखिए, नेशनल पार्क के लिए जब भी किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पे अपग्रेडेशन की जाती है तो यहाँ पे कुछ एक्ट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है एक रिजोल्यूशन पेश करते हैं यहाँ पे और सेंटर को ये फॉरवर्ड करती है। और इन जनरल सेंटर जो है यहाँ पे कुछ भी वेटो पावर अप्लाई नहीं करती है। ये ऐसा नहीं बोलती है सेंटर की नहीं नहीं आप लोग इसको अपग्रेड नहीं कर सकती है, सेंटर उसको जनरली अप्रूव कर देती है। तो यहाँ पे देखिए कि जो दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है। इवन ये अरुणाचल प्रदेश के जो तिराप एंड चांगलोंग डिस्ट्रिक्ट तक भी फैली हुई है। तो यहाँ पे कुछ कुछ रीजंस भी है कि जिसके हिसाब से जो दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क तक अपग्रेडेशन की जाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कि नेशनल पार्क जो है ये कंप्लीट प्रोटेक्शन स्टेटस इसको मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क को ज्यादा फंड मिलती है यहाँ पे। तो फंड ज्यादा मिलेगी तो उस रीजन की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम में आती है। अगर बात करेंगे यहाँ पे, आप लोग डेफिनेटली इसके बारे में जानते होंगे, मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया है और डिस्कस भी किया है काफी, कि अप्रैल 2020 में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ तो इसने क्या है किया था कि दिहिंग पाटकाई जो एलिफेंट रिजर्व है यहाँ पे कोल माइनिंग के बारे में बात कर दी थी। तो कोल माइनिंग जो है वहाँ पे शुरू हो गई थी। तो वहाँ पे जो लोकल एरिया के जो लोग हैं, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जो यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, यहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्ट यहाँ पे हुई थी। तो ऐसे ही स्टेप्स जो यहाँ पे लिए गए हैं ताकि जो यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो यहाँ पे। और एक चीज याद रखिएगा कि दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ जो एलिफेंट रिजर्व है उसी का ही एक पार्ट है। तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज सोच रहे होंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंसेस क्या होती है। तो एक चीज याद रखिएगा कि नेशनल पार्क में जो प्रोटेक्शन की जो स्टेटस होती है, प्रोटेक्शन करने की जो बात होती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें दिया जाता है इन कंपैरिजन टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे नेशनल पार्क में फ्लोरा हो, फोना, देन लैंडस्केप हो, एनवायरमेंट हो, यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज हो उस एरिया की, उसको प्रोटेक्ट ज्यादातर किया जाता है बेटर तरीके से इन कंपैरिजन टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन जो नेशनल पार्क होती है ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एरिया होती है। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, लेकिन अगर आपको नेशनल पार्क में विजिट करना है तो वहां पे लोकल अथॉरिटीज जो होती है उन लोग से परमिशन की जरूरत पड़ेगी कि आप लोग वहां पे क्यों विजिट करना चाहेंगे। देन नेशनल पार्क जो हो उसकी एक बाउंड्री जो है, इसको बाउंड्री को डिफाइन किया जाता है कि ये जो बाउंड्री है इसके अंदर ही नेशनल पार्क रहेगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसी कुछ डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मेन डिफरेंस होती है यहाँ पे जो प्रोटेक्शन हो,
जो प्रोटेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। देन यहाँ पे जो है रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और मेन चीज होता है यहाँ पे जो बाउंड्री से रिलेटेड। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट जो है उसमें लॉन्च किया है, तो वहां पे एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने डिस्कस किया है, ईशान। तो ईशान में आप लोग को आसाम और नॉर्थ ईस्ट के पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स हो या फिर जनरल नॉलेज हो उसके रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जो आपके एपीएससी हो, यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा लिखी गई अलग अलग आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे आसाम इकोनॉमी हो, आसाम जियोग्राफी हो, आसाम के कल्चर हो, एनवायरमेंट्स हो, नॉट ओनली आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो, जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज होती है उसके ऊपर भी बात होती है। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे जो है आसाम दर्शन और आसाम हिस्ट्री के एमसीक्यूज या फिर आसाम जियोग्राफी के एमसीक्यूज भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है पूरे हफ्ते के अगर पूरे महीने का अगर करंट अफेयर्स का यहाँ पे ये एज ए हैंडबुक के हिसाब से यहाँ पे काम करेगी आपके लिए। तो अगर आप लोग इसको खरीद लेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही कम प्राइस है, इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जस्ट 35 रुपीज में पूरे महीने का जो है आप लोग का कंप्लीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का एक हैंडबुक साबित हो सकती है। तो इसको आप लोग खरीद सकते हैं, नीचे मैंने लिंक उसमें दे दिए हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? तो बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सिचुएटेड है सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो रिसेंटली एक्चुअली जो बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे बात हो रही थी कि काफी सारे जो सस्पेक्टेड बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है या फिर जो वाइल्ड लाइफ पॉचिंग जो है, अलग अलग जो पॉचर्स या नेक्सस के द्वारा वहां पे हो रही थी बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो उसके ऊपर ये न्यूज में थी। और यहाँ पे जो है क्योंकि बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है सुनीतपुर डिस्ट्रिक्ट इसके साउदर्न बैंक में आती है, तो यहाँ पे इरोजन से रिलेटेड भी काफी थ्रेट यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही थी। तो देखिए बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके ईस्ट में जो आती है काजीरंगा नेशनल पार्क, देन वेस्ट में जो आती है पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उड़ांग नेशनल पार्क, और इसके जो नॉर्थ में जो आती है नामेरी नेशनल पार्क। तो देखिए यहाँ पे एक जो रिजर्व फॉरेस्ट एरियाज के हिसाब से ये घिरी हुई, इवन अगर साउदर्न पार्ट में भी देखें तो कार्बी आंगलोंग के अलग अलग जो ग्रीनरीज यहाँ पे मिलेंगे। तो काफी सारे यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज है यहाँ पे। और बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एज ए क्या करती है, कॉरिडोर के हिसाब से काम करती है, जो उड़ांग नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो भी जीव जंतु है थ्रू बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू यहाँ पे उड़ांग नेशनल पार्क से काजीरंगा तक यहाँ पे माइग्रेशन करती है अलग अलग। तो बूढ़ा सपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एज ए कॉरिडोर के हिसाब से काम करती है। तो इसको देखिए कि इसको एज ए रिजर्व फॉरेस्ट जो है घोषित कर दिया गया था 1974 में, और इसको एज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से घोषणा की गई थी 1995 में। और काफी सारे एनिमल्स इसमें प्रसिद्ध है, जैसे कि एशियाटिक बफेलो हो, रॉयल बंगाल टाइगर्स हो, अलग अलग जो एलिफेंट्स हो यहाँ पे पाए जाते हैं। और याद रखिएगा कि आसाम में टोटल 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद है। वाइल्ड लाइफ रिहब सेंटर ये आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको सेटअप किया जाएगा? तो वाइल्ड लाइफ रिहब सेंटर इसको सेटअप किया जाएगा काचार डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे काचार फॉरेस्ट डिवीजन ने इसको जो है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल उनको मिला है, ताकि वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है बोरांग वैली में जो है काचार में यहाँ पे उसको सेटअप किया जा सके। तो ये अप्रूवल जो दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने, तो इसमें जो है वाइल्ड लाइफ रिहेब सेंटर को गठन करने के लिए 10 करोड़ की जो है यहाँ पे राशि यहाँ पे जो है घोषित की गई है। तो टोटल यहाँ पे देखिए 120 हेक्टेयर जमीन में यहाँ पे इसको सेटअप किया जाएगा, जो काचार डिस्ट्रिक्ट के जो धुलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी में यहाँ आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटर क्या करती है, यहाँ पे मेनली जो रेयर स्पीसीज है यहाँ पे, जैसे कि किंग कोबरा हो, हॉलॉक गिबन हो, यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे जो आउल्स हो यहाँ पे, उनके लिए यहाँ पे जो है रिहेब सेंटर स्टार्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस सेंटर्स में वेटरनरी हेल्थ केयर भी जो स्टार्ट किए जाएंगे और अलग अलग फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी स्टार्ट की जाएंगी। तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है जानवरों के लिए की जाएगी। तो यहाँ पे जो भी जानवरों के लिए अलग अलग यहाँ पे
फूड चाहिए होता है उन लोग की देखभाल के लिए, उसको यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। और इसके अलावा भी यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी सेटअप किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी घोषणा की गई थी आसाम की जो फॉरेस्ट मिनिस्टर के हिसाब से कि एक बायोडाइवर्सिटी पार्क भी उसी एरिया में गठन की जाएगी लगभग 3 हेक्टेयर जमीन में। आसाम के जो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल मिनिस्टर है उनका नाम है परिमल शुक्लबैद्य। और इसी के साथ याद रखिएगा कि इंडिया का पहला सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन इसको सेटअप किया गया था 2002 में। कहां सेटअप किया गया था? जो पनबड़ी रिजर्व फॉरेस्ट है नियर काजीरंगा नेशनल पार्क। तो भारत का पहला सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन एंड कंजर्वेशन ये सेटअप किया गया था। तो यहां पे क्या किया जाता है, जो भी इंजूर्ड जानवर होते हैं या फिर जो ऑर्फन जानवर होते हैं उन लोग को यहाँ पे देखभाल की जाती है, उन लोग को यहाँ पे क्योर किया जाता है और उन लोग को फिर से जो वाइल्ड एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। तो काफी सारे यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए काम हो रही है अभी। राजेश्वर सैकिया बोरबायन क्षत्रिय अवार्ड, तो ये अवार्ड इनमें से किन किन लोगों को मिलेगा? तो राजेश्वर सैकिया बोरबायन क्षत्रिय अवार्ड ये अवार्ड मिलेगा सोनाराम शर्मा बुढ़ा भकट, डॉक्टर नीता विद्यार्थी और कलावती देवी, इन तीनों को ही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सोनाराम शर्मा बुढ़ा भकट ये जो है कमलाबाड़ी सत्र जो है कमलाबाड़ी सत्र के मेन सत्राधिकार है यानी कि मेन प्रीस्ट है यहाँ पे। डॉक्टर नीता विद्यार्थी ये जो है एक डांस क्रिटिक है वेस्ट बंगाल से। और कलावती देवी ये मणिपुरी डांसर और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है जो मणिपुर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे देखिए राजेश्वर सैकिया ये जाने जाते हैं क्योंकि क्षत्रिय कल्चर को यहाँ पे उन्होंने अपग्रेड करके स्टेज तक पहुंचाया था। तो बहुत ही उनको जो है सम्मान दी जाती है, उनके सम्मान पे ये स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे उनको पहले काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने जो है महिलाओं को जो क्षत्रिय नृत्य जो है उनको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। तो उनके बाद जो है उनकी जो 2 बेटियां हैं रंजुमुनि और रिजुमुनि सैकिया, तो उनकी जो लिगेसी को इन दोनों बेटियों ने आगे लेके गई थी। बहुत ही फेमस डांसर है आसाम से। तो अगर बात करेंगे क्षत्रिय डांस, तो क्षत्रिय डांस इसकी शुरुआत अभी से नहीं 15वीं सेंचुरी से ही इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कहा जाता है कि श्रीमंत शंकरदेव जो है उन्होंने इसका पहला प्रवर्तन किया था और उसको जो है काफी पॉपुलराइज किया था। क्षत्रिय नृत्य में जो 1 एक्ट प्ले होता है उसको अंकिया नाट भी बोला जाता है। और सन 2000 में क्षत्रिय जो नृत्य है उसको जो है क्लासिकल डांस के हिसाब से रिकॉग्नाइज किया गया था संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। अगर बात करेंगे संगीत नाटक एकेडमी तो ये ऑपरेट होती है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। और इसका जो संगीत नाटक एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1953 में। तो देखिए एक ही टॉपिक से रिलेटेड कितनी सारे यहाँ पे हम लोग जो इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो। तो आपके जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर किसी भी एंगल के हिसाब से कंप्लीटली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ईशान अगर आप लोग इसको खरीदेंगे सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो ये आपको इन द रिटन फॉर्म मिल जाएगी। क्योंकि काफी सारे हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं काफी सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो ये अगर रिटन फॉर्म में मिलती तो उन लोगों को काफी हेल्प होती। तो उनके ही रिक्वेस्ट में ईशान जो है ये एक इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। इनमें से कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रिसेंटली आसाम में नेशनल पार्क का जो दर्जा देने की बात हुई है? तो डेफिनेटली इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे। तो इसका आंसर है दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जो आसाम के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक मीटिंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये जब की तो उन्होंने उनके बारे में अनाउंसमेंट दिया। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि इसके लिए जो भी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हो या फिर पब्लिक हियरिंग उसको प्रिपेयर करने के लिए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे अगर जो है मेन इसको अप्रूवल देना है तो भारत की जो यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से कंसल्ट करके वहां पे अप्रूवल लेनी होगी। दिहिंग पाटकाई रिजर्व ये लगभग 111 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, मेनली जो आसाम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में और अरुणाचल प्रदेश के तिराप और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट तक भी ये फैली हुई है। तो इसको जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था 2004 में। और ये जो है जो दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिहिंग पाटकाई एलिफेंट रिजर्व का ही एक पार्ट है। और इनमें लगभग जो है दिहिंग पाटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगभग 47 मैमल्स, 47 रेप्टाइल्स और लगभग 310 से भी ज्यादा बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे की मेन प्रोटेक्शन के लिए ये जो स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं।
पैट्रिसिया मुखिम, ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये इनमें से कौन से फील्ड के साथ रिलेटेड है? तो पैट्रिसिया मुखिम ये जो है मेघालय से बिलोंग करती है और ये जो है जर्नलिज्म के फील्ड से रिलेटेड, तो सही उत्तर है जर्नलिज्म। तो यहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन जो है पुलिस कंप्लेन किया है। तो यहाँ पे पैट्रिशिया मुकिम ये जो है एडिटर है शिलंग टाइम्स के। तो यहाँ पे रिसेंटली पैट्रिशिया मुकिम ने एक फेसबुक जो कंप्लेन की थी रिगार्डिंग जो 6 अलग अलग नॉन ट्राइबल्स है जो रिसेंटली मेघालय के जो लॉस सोथुन विलेज में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे पैट्रिसिया मुखिम ने जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर है कोनार्ड संगमा उनको टैग कर दिया था अपने कमेंट में, और उनके खिलाफ भी काफी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया गया था। और कुछ दिन पहले जो मेघालय के लॉसोथुन जो एरिया में काफी प्रॉब्लम्स हुई थी यहाँ पे, और मेघालय पुलिस ने लगभग 11 लोगों को वहां पे अरेस्ट किया था। तो उन्होंने यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक एक कॉमेंट्स दिए थे, तो उनके लिए अभी जो है उनको पुलिस के हिरासत में लिया जा सकता है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहां पे कहा है कि जो भी एम्प्लॉइज है उस स्टेट के, उनकी सैलरी को 1 साल के लिए 30% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा? यानी कि जो भी एम्प्लॉइज है वो अगर महीने में 100 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया उनके बैंक में डिपॉजिट होते, अभी सिर्फ 70 रुपया डिपॉजिट होगी, और 30% जो है ये जो कोविड-19 के यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा। तो ये जो स्टेट है ये है त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के जो गवर्नर है, राज्यपाल जो है रमेश बायस, तो उन्होंने यहां पे ये बात किया है कि जो भी एम्प्लॉइज है उनको 1 साल के लिए उनकी जो सैलरी के 30% जो है वो यूज किया जाएगा। तो उन्होंने ये एक्चुअली अनाउंसमेंट दिया जो अगरतला राजभवन जो यहाँ पे, तो अप्रैल 2020 से इसको लागू किया जाएगा। यानी कि अप्रैल 2020 से जो सैलरी है यहाँ से जो अप्रैल 2021 तक 1 साल तक ये जो कार्रवाई चलती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए कि त्रिपुरा गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ भी यहाँ पे मेजर वर्क्स जो है 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो है होम और स्टेट बैंक्वेट प्रोग्राम्स में जो भी एक्सपेंडिचर होगी त्रिपुरा गवर्नमेंट को, उसको जितना हो सके पॉसिबल रिड्यूस किया जाएगा। और रिसेंटली त्रिपुरा के जो बीजेपी के जो एमएलएज है यहाँ पे, उन्होंने अपने 1 महीने का जो सैलरी है उनमें से 50% जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया है। यानी कि पूरे महीने का 50% सैलरी चीफ मिनिस्टर्स के जो रिलीफ फंड में डोनेट किया है। और इसी के साथ जो सीपीआईएम के जो एमएलएज है त्रिपुरा के, उन्होंने भी 25% जो सैलरी है 1 महीने का उसको जो है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया है। मणिपुर को रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स के हिसाब से कितने फंड एलोकेट किए गए हैं? तो देखिए यहाँ पे जो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तो यहाँ पे थ्रू 15 फाइनेंस कमीशन ग्रांट के हिसाब से मणिपुर को टोटल 177 करोड़ जो है एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पे जल जीवन मिशन, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जल जीवन मिशन यहाँ पे मेनली क्या होती है कि ये स्टेट के साथ पार्टनरशिप करती है, और यहाँ पे मेन उद्देश्य क्या है कि 2024 तक भारत के हर घर में 100% जो है टैप वाटर यहाँ पे जो इंक्लूड किए जाएंगे। यानी कि हर घरों में जो है टैप वाटर जो है पीने लायक पानी मौजूद होगी। तो यहाँ पे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 2022 तक जो है मणिपुर में 100% ये कर दिया जाएगा। तो नेशनल टारगेट रखा गया है 2024, अब मणिपुर ने कहा है कि 2022 तक 100% उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अभी के हिसाब से मणिपुर में अगर 4.51 लाख जो है हाउस होल्ड मौजूद है, तो उनमें से 32 लाख यानी कि लगभग 32,000 घरों में ये जो टेप वाटर जो है इंक्लूड किए गए हैं, जो टोटल टारगेट का 7.17% है। और बाकी के जो यहाँ पे बाकी के जो 2 लाख घरों में जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि नेक्स्ट 1 ईयर में उसको जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा, और बाकी का जो है रह जाएगा लगभग 2,51,000 लोगों घरों में। तो यहाँ पे 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये एश्योरेंस मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने मेंशन किया है। नॉर्थ ईस्ट का पहला बेम्बो इंडस्ट्रियल पार्क ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा? तो नॉर्थ ईस्ट का पहला बेम्बो इंडस्ट्रियल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सेटअप किया जाएगा डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में।
तो इसको जो मेंशन किया है, जो यूनियन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो डोनर मिनिस्ट्री जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, तो यहाँ पे बोला है कि टोटल 75 हेक्टेयर्स जमीन में जो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में इनको जो है एक बैम्बो इंडस्ट्रियल पार्क की गठन की जाएगी। टोटल यहाँ पे 50 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट होगी और यहाँ पे अभी जो है प्रिंसिपल अप्रूवल जो है अगस्त 2020 तक मिल जाएगी। तो अभी तो जुलाई चलिए, तो विद इन 1 मंथ इसके जो मेन अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये जो बोला गया है कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट किया जाएगा 2021 के मार्च तक इसको जो है कंप्लीट किया जाएगा, इसके बारे में बोला है। और इसी के साथ सेंटर ने एक अलग जो प्रोजेक्ट जो है बैम्बो पार्क अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी गठन करने की बात की गई है। और यहाँ पे देखिए कि इसको जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इसके द्वारा ईटानगर में इसको गठन की जाएगी। तो बैम्बो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्टर्न कल्चर के हिसाब से, इसको ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है। और याद रखिएगा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है भारत की टोटल 60% बैम्बो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही प्रोड्यूस करती है। और कुछ जो मई 2020 में एक जो बैम्बो कॉन्क्लेव भी आयोजित की गई थी, जो जहां पे भारत के जो यूनियन डोनर मिनिस्ट्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी काफी पॉइंट्स के बारे में मेंशन किए थे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो पूरे हफ्ते का आसाम और नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर्स है, उसको हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, डेफिनेटली काफी सारे नॉलेजेबल पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं वहां पे, लेकिन जितना कोशिश करता हूँ यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए, ताकि आप लोग को आसानी हो। और सारे के सारे डिटेल्स आपको ईशान में मिल जाएगी। और ये जो है इस वीडियो का जो पीडीएफ कॉपी है आप लोग हमारे जो वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अभी तक आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी वीडियो मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।